क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन का चैप्टर 1, जिसमें आज हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तरों को देखेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित होंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन कराता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि साइकोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, साइकोलॉजी हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का, समाज के आर्थिक पहलू का, या फिर शिक्षा के केवल शिक्षक के व्यवहार का। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है। यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रो के अनुसार, ठीक है, क्रो की हमने पढ़ा था, क्रो एंड क्रोर के अनुसार हमें परिभाषा दी हुई है और ये गलत लिखा हुआ था। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, उनके अनुसार परिभाषा जो हमने पढ़ी थी उसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या करता है। समाज की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है, छात्र के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के पक्षों का अध्ययन करता है, या फिर शिक्षक की मानसिक अवस्थाओं का। तो हम कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान के पक्षों का, कि शिक्षा के लिए कौन सी परिस्थितियां उचित हैं जिसमें हम बच्चे को सिखा सकते हैं, उन पक्षों का क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान, उनका अध्ययन करता है, उसके बारे में जांच करता है, उसके बारे में पढ़ता है और फिर हमें उनके बारे में अवगत कराता है। अगली परिभाषा हमने पढ़ी थी स्किनर के बारे में। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को किससे संबंधित बताया है। ऑप्शन ए धार्मिक मूल्यों से, ऑप्शन बी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी सामाजिक संबंधों से, या ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा से। तो स्किनर के अनुसार जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो ये कह रहे थे कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कार्ल सैनिक के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग किस में होता है। पर्यावरण के अध्ययन में, खेल कूद में, या फिर शिक्षा के सिद्धांतों और उपलब्धियों में, या आर्थिक नीति में। तो कार्ल सैनिक के अनुसार हमने पढ़ा था कि शिक्षा क्षेत्र का उपयोग जो है वो शिक्षा के सिद्धांत और उपलब्धियों में किया जाता है, कि शिक्षा के लिए जो प्रिंसिपल बनाए जाएंगे, जो भी हम गोल्स अचीव करते हैं या गोल्स निर्धारित करते हैं, वो हमारी उपलब्धियों का ही एक रूप होते हैं। तो उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, केवल विद्यालय तक सीमित होता है, या फिर ऑप्शन बी निश्चित और स्थिर होता है, ऑप्शन सी केवल बच्चों तक सीमित होता है, ये अनिश्चित और कैसा होता है, परिवर्तनशील। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि स्कोप की बात जब हमने की थी तो ये कैसा है, अभी इसकी कोई सीमा नहीं है, तो मतलब ये अनिश्चित है और परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अभी कार्य चल रहा है। ठीक है, कि इसमें बहुत सारी अध्ययन चल रहे हैं, निरीक्षण चल रहा है, एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है। हमने बात की थी कि कोई एक पुराना विषय नहीं है, ये एक नया विषय है और इसलिए इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये कैसा है, परिवर्तनशील है, मतलब जो भी चीजें हमारे सामने आएंगी उस आधार पर हम इसमें परिवर्तन करेंगे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय आपको देखने को मिलता है। ये एक नया और उभरता हुआ विषय है, या फिर ऑप्शन बी केवल सैद्धांतिक विषय है, या फिर अप्रासंगिक विषय है, या ऑप्शन डी प्राचीन विषय है। तो हम कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है। ये एक नया और उभरता हुआ विषय है, एक नया सब्जेक्ट है और उभरता हुआ मतलब कि इसमें नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में विकास के अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के विभिन्न अवस्थाओं के व्यवहार का, रणनीति के विकास का, समाज की संस्कृति का, या फिर समाज पर्यावरण में के परिवर्तन का। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमने बात की थी कि शिक्षा मनोविज्ञान में विकास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, कि अलग अलग जो हमारी स्टेजेस होती हैं किसकी, विकास की। हमने कल भी बात की थी कि क्या होता है, हमारे विकास की क्या होती हैं, बहुत सारी स्टेज होती हैं,
या फिर आप कह सकते हैं चरण होते हैं, ठीक है। और इन चरणों में हम क्या करते हैं, हर अवस्था में यानी हर एज में, एज ग्रुप में बच्चे के व्यवहार का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम उसके व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकें, उसके विकास के लिए हम क्या कर सकें, कार्य कर सकें, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन क्यों किया जाता है। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस पर्सनैलिटी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है कि व्यक्तित्व का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। व्यक्ति की विकास की दर और दिशा को जानने के लिए, ऑप्शन बी। व्यक्ति के आर्थिक स्तर को जानने के लिए, ऑप्शन सी। व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्तियों के लिए, या ऑप्शन डी व्यक्ति की वंशानुगत अध्ययन करने के लिए। तो हम कहेंगे कि जब हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन हम क्यों करते हैं, ताकि हम किसी व्यक्ति के विकास की दर और दिशा को जान सके कि उसका विकास किस दिशा में हो रहा है, किस दिशा में होना चाहिए था, ठीक है। तो उसका पता लगाने के लिए क्या वो सही दिशा में विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के आने का क्या कारण है, हम इन सब चीजों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो व्यक्तित्व का अध्ययन हमें यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति सही प्रकार से विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसकी विकास की दर और रेट, किस गति से वो विकसित हो रहा है और किस दिशा में विकसित हो रहा है, ये जानने का हमें ये अवसर देता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, कि हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हम शिक्षक का क्या कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे, उसकी योग्यता का मूल्यांकन कर रहे थे, है ना। तो उस ऐसा करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो परीक्षा प्रणाली बदलने के लिए या अपने शिक्षण कार्य को सुधारने के लिए, विद्यालय की नीति तय करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को दंड देने के लिए। तो जब भी हम शिक्षा मनोविज्ञान में क्या करते हैं, शिक्षक का मूल्यांकन कर रहे हैं, आप एक टीचर का, तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी विधियां हैं और अलग अलग विधियां क्या करती हैं, आपको अलग अलग तरह की योग्यता के बारे में हमें अवगत कराती हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसके माध्यम से, अगर आप उसकी योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप उसके लिए कोई परीक्षा ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसके शिक्षण प्रक्रिया को विकसित करना चाहते हैं तो आप उसकी डेमो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ये देख सकते हैं कि अध्यापक किस प्रकार से जो है हमें पढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक है, अपने शिक्षण कार्य को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अध्यापक का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो एजुकेशन की तरीके हैं उसको सुधारने के लिए हम शिक्षक का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान किस विषय की शाखा है, तो राजनीति शास्त्र की, ऑप्शन बी समाज शास्त्र की, मनोविज्ञान की, या दर्शन शास्त्र की। तो जब हमने साइकोलॉजी के बारे में बात की थी तो हमने पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है। और मनोविज्ञान की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना, केवल अध्यापक की क्षमता को बढ़ाना, विद्यालय की इमारतों का मूल्यांकन करना, या फिर परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। तो हम कहेंगे शिक्षा जो मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य होता है कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसको क्या बनाए, प्रभावशाली बनाए, ठीक है। कि आपकी अगर शिक्षा प्रभावशाली होगी तो सभी चीजें जो है वो बेहतर और अच्छी होती हैं, ठीक है। तो अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को बेहतर बनाना हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान किन दो प्रमुख प्रक्रियाओं से संबंधित है, सीखने और सिखाने से, सोने और जागने से, ऑप्शन सी पढ़ने और लिखने से, खेल और मनोरंजन से। तो हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की दो प्रक्रियाओं से क्या है, ये संबंधित है, सबसे ज्यादा जो है ये उनसे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक विधियां क्यों आवश्यक हैं। विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए,
शिक्षण को कठिन बनाने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालय के नियम को तय करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी अध्यापक की परीक्षा लेने के लिए। तो शिक्षण मनोविज्ञान में, एजुकेशन साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक विधियों का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम विद्यार्थी की समस्याओं का क्या कर सके, समाधान कर सके। समस्याएं कैसी हो सकती है, सीखने से संबंधित, उसके विकास से संबंधित, ठीक है, उसके व्यवहार को लेकर परिवर्तन, ऐसी समस्याएं जो है हम इससे ठीक कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षण की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी विद्यालय की रणनीति के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी भवन के निर्माण के लिए, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक प्रबंधन के लिए। तो हम कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग हम करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को समझने के लिए, कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलनी चाहिए, किन किन पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे हम बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम उनके विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें किससे हैं, शिक्षा की प्रक्रिया को समझने में हमें सहायता करते हैं। विद्यार्थी के व्यवहार को समझने के लिए कौन कौन से विज्ञान सबसे उपयोगी होते हैं? ठीक है, तो विद्यार्थी के व्यवहार को समझने के लिए कौन सा विज्ञान हमें चाहिए? मनोविज्ञान, ऑप्शन ए, या फिर जीव विज्ञान, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, या फिर शास्त्र। तो सभी जो क्या है, सभी क्या है, देखिए ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान ये दोनों किसकी शाखाएं? ये विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, हमने बात की थी कि ये किससे जुड़ी हुई है, ये विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जबकि मनोविज्ञान जो है वो किसकी बात करता है, वो हमारे व्यवहार की बात करता है। ठीक है, और व्यवहार को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की जो शाखा है उसको समझना आवश्यक है। और समाज शास्त्र में जो हमें समाज के बारे में जानकारी दे, तो ये आपके सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक क्या समझने का प्रयास करते हैं? विद्यार्थी की मानसिक अवस्थाओं को, ऑप्शन बी विद्यार्थी की वेशभूषा को, ऑप्शन सी विद्यार्थी का पारिवारिक व्यवसाय, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थी की जाति। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक जो अध्यापक है वो क्या समझने की कोशिश करता है? विद्यार्थी की मानसिक अवस्थाओं को समझने का वो क्या करता है? प्रयास, कि उसकी जो मानसिक गतिविधियां हैं उसको समझने का वो प्रयास करेगा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार के ज्ञान को सम्मिलित करता है? शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के ज्ञान को सम्मिलित करता है? व्यवहारिक, या फिर प्रयोगात्मक, केवल सिद्धांतिक, केवल धार्मिक, या फिर केवल साहित्यिक? तो हम कहेंगे कि व्यवहारिक ज्ञान को भी ये क्या करता है, शामिल करता है शिक्षा मनोविज्ञान। और इसके साथ साथ जो ज्ञान हमें अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रयोग से हमें अनुभव से सीखने को मिल रहा है, वो ज्ञान। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान में मेंटल हेल्थ का संबंध किससे है? विद्यार्थी की मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य से, विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति से, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम की लंबाई से, या फिर शिक्षकों की संख्या से। तो मेंटल हेल्थ आप सभी को पता है ये मानसिक संतुलन को दर्शाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में हम विद्यार्थी के मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य किससे इसको जोड़ते हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता में विशिष्ट होता है, सभी समान होते हैं, केवल परिवार पर निर्भर करता है, या केवल शिक्षक के अनुसार बदलता है? तो हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हमें दर्शाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है सबकी क्या होती है, अलग होती है। हर व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, मोटिवेशन का शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? मोटिवेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि स्कोप के बाद जब हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि साइकोलॉजी जो है हमें मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा देती है, ठीक है, पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो मोटिवेशन का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व? सीखने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी केवल दंड में सहायता देना, ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम बढ़ाने का साधन है, या फिर ऑप्शन डी केवल शिक्षक को प्रभावित करता है। तो मोटिवेशन क्या करता है, एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को क्या करता है, मोटिवेट करता है, उसे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, और अपनी विकास में
या प्रगति में सुधार करने की। शिक्षा मनोविज्ञान में इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो शिक्षा में मनोविज्ञान में समझने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। विद्यालय की बुद्धिमत्ता को इंटेलिजेंस कहते हैं। या ऑप्शन सी, शिक्षक का अनुभव इंटेलिजेंस कहलाता है। या ऑप्शन डी, किसी विद्यार्थी का बाहरी व्यक्तित्व कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान में इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? समझने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 22 कि डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स से, विकास की विशेषता से आपका क्या तात्पर्य है? व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास से है, व्यक्ति की ऊंचाई और वजन से है, व्यक्ति की आयु से है, या केवल शिक्षा की अवधि से है? तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास शरीर, मानसिक और सामाजिक विकास तीनों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी यानी कि किसी भी व्यक्तित्व का अध्ययन व्यक्ति के समग्र विकास को समझने के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए नौकरी तय करने के लिए किया जाता है, या व्यक्ति की रुचि बदलने के लिए किया जाता है, या व्यक्ति की आयु का मापन करने के लिए। तो हम कहेंगे व्यक्ति के समग्र विकास को समझने के लिए कि व्यक्ति को विकसित होने में किस किस चीज का प्रभाव उस पर पड़ा है, किन किन चीजों से वो ज्यादा प्रभावित हुआ है, हर एक चीज को समझने के लिए हम उसकी पर्सनैलिटी का अध्ययन करते हैं। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के समग्र विकास को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है? लगातार और विस्तृत होता है, स्थिर और सीमित होता है, केवल अध्यापक तक सीमित होता है, या फिर केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित होता है? तो हम कहेंगे कि कैसा होता है? ये लगातार बदलने वाला है और विस्तृत होता है, बहुत ज्यादा फैलाव वाला है। अभी इसकी कोई सीमा हमने निर्धारित नहीं की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, लगातार और विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षा मनोविज्ञान किन विषयों से जुड़ा हुआ है? मनोविज्ञान, जीव विज्ञान या समाज शास्त्र, इतिहास और भूगोल से जुड़ा हुआ है, राजनीति और दर्शन से, या फिर केवल अर्थशास्त्र से? तो हम कहेंगे मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान से जुड़ा है, जीव विज्ञान किसी व्यक्ति की हर एक चीज का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, और समाज से, कि समाज के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी हम क्या करते हैं? मनोविज्ञान में चर्चा करते हैं। तो इन तीनों चीजों से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए अधिक उपयोगी क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों, या फिर केवल अभिभावक, या केवल समाज, या केवल प्रशासन? तो हम कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी विद्यार्थी और अध्यापक का दोनों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? परीक्षा, अनुशासन, नियम, या फिर प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन? तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मोटिवेशन, की जितना ज्यादा आप प्रेरित होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, व्यक्ति उस चीज के प्रति उतनी अधिक रुचि को क्या कर पाता है? विकसित कर पाता है। प्रश्न नंबर 28 शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता समझ सकता है, केवल पाठ याद करा सकता है, केवल परीक्षा ले सकता है, केवल रिपोर्ट लिख सकता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से शिक्षक क्या करता है? प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को समझ सकता है। मतलब एक अध्यापक होने के नाते आपको एजुकेशन साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी मानसिक स्थितियों, उनकी योग्यताओं और रुचियों को पहचान सके। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन विधियां किसके लिए आवश्यक है? व्यवहार को समझने और नियंत्रित करने के लिए, केवल परीक्षाओं के लिए,
या केवल शिक्षक रेटिंग के लिए या केवल डाटा संग्रह करने के लिए, तो हम कहेंगे कि व्यवहार को समझने और उसको नियंत्रित करने के लिए हम अध्ययन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब टीचिंग ऑफ मेथड हम वही इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों की सिखाने के लिए, उनके समझने के लिए उपयुक्त हो, और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं जो उनको क्या करता है, नियंत्रित रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ होता है? शिक्षण प्रक्रिया बहुत प्रभावी बनती है, शिक्षा में भ्रम बढ़ता है, विद्यार्थी की रुचि घटती है, या शिक्षा का कार्य कठिन हो जाता है। तो प्रक्रिया को हम क्या बना सकते हैं, अधिक प्रभावी बना सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? केवल अध्यापकों का मूल्यांकन करना, शिक्षण प्रक्रिया में सहायता करना, केवल अनुसंधान करना, या केवल परामर्श करना। तो हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया को में सहायता करना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण क्या है? कम विकसित व्यक्ति का विकास, या अधिक व्यक्ति के द्वारा कम विकसित व्यक्ति की सहायता, केवल जानकारी, या फिर केवल परीक्षा। तो हम कहेंगे अधिक विकसित व्यक्ति के द्वारा कम विकसित व्यक्ति की सहायता करना, यानी उसको शिक्षित करना क्या है, शिक्षण का प्रकार है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का क्या महत्व है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान यानी खोज करने का महत्व कम है, बहुत अधिक, मध्यम महत्व है, बहुत महत्व है, या फिर कोई महत्व नहीं है। तो हम कहेंगे इसका बहुत ज्यादा महत्व देखने को मिलता है कि खोज के आधार पर हम नई नई बातों को, विचारों को लेकर आ सकते हैं जो हमारी सीखने और सिखाने का जो अनुभव है उसको बदल देता है। एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? केवल विषय का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, केवल अनुभव, या फिर डिग्री। तो हम कहेंगे कि सफल अध्यापक बनने के लिए आपके पास विषय का ज्ञान तो पहले से ही होगा, लेकिन जब आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या सीखना चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है। फिर शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान कैसे कैसे मदद करता है? अध्यापक का मूल्यांकन करके, विधियों से परिचित कराकर, केवल अंक देकर, या केवल पढ़ाई कराकर। तो हम कहेंगे कि हमें विधियों से परिचित कराकर, कि शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान कैसे सहायता करता है, कि वो हमें अलग अलग प्रकार की विधियों के बारे में जानकारी देता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर और प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल शिक्षण करना, शिक्षा की प्रक्रिया में सहायता करना, केवल अनुसंधान करना, या केवल परामर्श करना। तो शिक्षा की प्रक्रिया में क्या करना, सहायता करना, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य होता है। फिर शिक्षण की प्रक्रिया में निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व होता है? शिक्षण की प्रक्रिया में निर्देशन और परामर्श का कम महत्व होता है, मध्यम महत्व होता है, बहुत अधिक महत्व होता है, या फिर कोई महत्व नहीं होता। तो हम कहेंगे बहुत अधिक महत्व होता है कि आपको सही प्रकार की गाइडेंस अगर नहीं मिलती है तो आपकी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो खराब भी हो सकती है। आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता है जो अनुपयोगी है, आपके लिए किसी काम ना आए। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सही मार्गदर्शन और सही जो एडवाइस है वो किसी भी शिक्षा प्रक्रिया के लिए बहुत महत्व रखती है। एच.सी. मॉरिसन के शिक्षण की परिभाषा में क्या प्रमुख है? जानकारी देना, व्यक्तित्व का विकास करना, या परीक्षा लेना, या अंक देना। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी, व्यक्तित्व का विकास करना किसी भी शिक्षण की परिभाषा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक क्या कर सकता है? केवल पढ़ा सकता है, विद्यार्थी का बेहतर मूल्यांकन कर सकता है, केवल अनुसंधान यानी खोज कर सकता है, या फिर केवल परामर्श कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अगर एक अध्यापक को बेहतर तरीके से है तो वो क्या करेगा, बेहतर रूप से एक अच्छी विधि का चयन करेगा जो विद्यार्थी का मूल्यांकन जो है वो अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, जिसमें सभी को समान रूप से देखा जाएगा, समान रुचि के अनुसार, मतलब कि उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर आप उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। फिर शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है? केवल विद्यार्थी विधियों का चयन,
शिक्षण को प्रभावी बनाना, केवल अंक देना या केवल परीक्षा लेना, तो हम कहेंगे कि शिक्षण को प्रभावी बनाना शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान कहलाता है। B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण क्या है? प्रेरणा देना, पुनर्बलन की आकर्षणों का काम, या फिर केवल जानकारी देना या परीक्षा लेना। तो हम कहेंगे कि B.F. स्किनर ये मानते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है? पुनर्बलन की आवश्यकताओं का काम है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा बच्चे को मोटिवेट करते हैं वो उतना ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करता है। बर्टन के अनुसार शिक्षण में क्या शामिल है? मतलब शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें क्या शामिल है? केवल निर्देशन या केवल प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन, या केवल प्रोत्साहन या फिर केवल प्रेरणा। तो बर्टन के अनुसार निर्देशन, प्रेरणा और प्रोत्साहन तीनों चीजें क्या करती हैं? किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं अपनी शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था निदेशन, निर्देशन और जो मोटिवेशन है तो उसी को हम प्रोत्साहन कहते हैं। ठीक है, रायबर्न के अनुसार शिक्षण के कितने बिंदु होते हैं? ठीक है, हमने पढ़ा था रायबर्न के अनुसार शिक्षण के कितने बिंदु होते हैं? तो 2 होते हैं, 3, 4 या 5 है। तो हमने पढ़ा था कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। एक बिंदु, एक ध्रुव कौन सा होता है? अध्यापक यानी कि टीचर होता है। एक बिंदु होता है हमारे छात्र यानी कि विद्यार्थी, और तीसरा बिंदु होता है हमारा पाठ्यक्रम। तो ये क्या बनता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, जिसमें जो क्रिया है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच होने वाली वो किस पर आधारित होती है? पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। फिर शिक्षण के कार्यों में क्या शामिल है? केवल कक्षा को संगठित करना, सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, या विषय वस्तु का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी, या केवल विद्यार्थी को प्रेरित करना। तो कहेंगे ऑप्शन सी, जो हमें बताता है कि ये सभी बातें जो हैं बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा के कार्यों में आप कक्षा को नियंत्रित भी करते हैं, उसको मैनेज भी करते हैं अध्यापक। सीखने की परिस्थितियों का निर्माण मतलब वातावरण को प्रिपेयर बनाते हैं, वातावरण का निरीक्षण करते हैं, विषय वस्तु को तैयार करते हैं और विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी बातें जो हैं वो बिल्कुल उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षण के कार्य में छात्रों के बारे में क्या समझाना आवश्यक है? अंतिम व्यवहार, प्रारंभिक व्यवहार, या मध्यवर्ती व्यवहार, या फिर कोई व्यवहार नहीं। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है समझना? किसी भी विद्यार्थी का अंतिम व्यवहार। ठीक है, कि लास्ट बिहेवियर उसका क्या है, जो हमें ये बताता है कि विद्यार्थी को जो हम सिखाना चाह रहे थे वह उसने सीखा है या नहीं सीखा, या फिर उसके व्यवहार में वो वांछित परिवर्तन आया है या नहीं आया। ये हमें इस चीज के बारे में क्या कराता है? अवगत कराता है। तो उनके अंतिम व्यवहार की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, या फिर शिक्षण की प्रकृति क्या है? एक तरफा प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, केवल शिक्षक केंद्रित है, या केवल छात्र केंद्रित है। तो शिक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए? केवल छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? कि वो हमेशा छात्र पर आधारित होनी चाहिए। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में कौन शामिल होते हैं? केवल शिक्षक, या केवल छात्र, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों, या फिर अभिभावक। तो हम कहेंगे कि शिक्षा एक अंतः प्रक्रिया है और इसलिए इसमें अध्यापक और छात्र दोनों का होना जो है नितांत आवश्यक है। शिक्षण का किस प्रकार की प्रक्रिया है? मतलब शिक्षा जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है, एक स्थिर प्रक्रिया है, एक अनियमित प्रक्रिया है, या फिर एकांगी यानी एक ही प्रक्रिया है। तो हम कहेंगे कि शिक्षा क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। हमने बात की थी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं में शामिल है। सबसे पहले हमने अंतःक्रिया की बात की थी, फिर विकासात्मक प्रक्रिया की बात की थी। ठीक है, तो ये कैसी है? एक तरह की विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
केवल जानकारी देना, छात्रों का विकास करना, परीक्षा लेना या फिर कक्षा को नियंत्रित करना। तो हम कहेंगे कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का विकास करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50। शिक्षण में छात्रों की प्रगति का क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो मूल्यांकन या मापन। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अनदेखा करना, ऑप्शन सी दबाना या ऑप्शन डी रोकना। तो हम कहेंगे शिक्षण में छात्रों की प्रगति का हम क्या करते हैं? मापन और मूल्यांकन करते हैं कि आप उसे मेजर कर सकते हैं, उसको मूल्यांकित कर सकते हैं, अंतिम व्यवहार की जांच कर सकते हैं, और ये हमें छात्र की प्रगति के बारे में अवगत कराता है। क्वेश्चन नंबर 51। शिक्षक की भूमिका शिक्षण में क्या है? केवल पढ़ाना या केवल एक ईमानदार होना और प्रेरित करना, केवल परीक्षा लेना या उपेक्षा करना। तो हमने पढ़ा था शिक्षक कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए और बच्चों को क्या कर सके? प्रेरित कर सके। अगर वो स्वयं ऐसी चीजों का अनुसरण करेगा जो ईमानदारी और अच्छे भाव से भरी हुई होती हैं, तो वो क्या करेगा? शिक्षक की भूमिका से बच्चे क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं और उसी की तरह बनने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। फिर शिक्षण प्रक्रिया कहाँ होती है? शिक्षण प्रक्रिया कहाँ होती है? केवल कक्षा में, कक्ष में, घर पर या फिर बाहर। तो हम कहेंगे कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है और ये कहाँ संपन्न होती है? केवल कक्षा के भीतर। फिर शिक्षण में छात्रों के ध्यान को क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, हटाया जाता है या फिर दबाया जाता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों के पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, छात्रों को फोकस करना सिखाया जाता है और उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। शिक्षण के पूर्व ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है? नए ज्ञान के आधार पर, नए ज्ञान प्रदान करने के लिए, अनदेखा करने के लिए या फिर हटाकर। तो हम कहेंगे पूर्व ज्ञान का उपयोग हमेशा किस लिए होता है? तो हमने पहले ही बात की थी कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं, हमेशा क्या करेंगे? उसकी प्रीवियस नॉलेज को क्या करते हैं? हम चेक करते हैं। ठीक है, एक आप रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं किसके बीच में? उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसकी नई नॉलेज का। ठीक है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि जो उसने पहले सीखा था वो कहीं अधूरा रह गया है। फिर शिक्षण की प्रक्रिया में परीक्षा के परिणाम में क्या किया जाता है? छात्रों को दंड दिया जाता है, ऑप्शन बी छात्रों को अवगत किया जाता है, छात्रों को अनदेखा किया जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है। तो हम कहेंगे शिक्षा के परिणाम से हमेशा बच्चों को हम क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। अवगत कराने का मतलब क्या है? कि जो भी परिणाम आता है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई टेस्ट ले रहे हैं या कोई एग्जाम हुआ है, तो जो भी बच्चे ने परीक्षा में लिखा है, बच्चे को क्या किया जाता है? वो परीक्षा या एग्जाम क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। ताकि क्योंकि कई बच्चों के मन में क्या होता है? बहुत वहम होता है कि मैंने सब कुछ ठीक लिखा था, मेरे नंबर कम नहीं आ सकते। तो उनके इसी चीज को हम क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे इस चीज से भी क्या होते हैं? मानसिक रूप से जो है असंतुलन हो जाता है कि उन्होंने सोचा था कि मैंने सब कुछ अच्छा लिखा है लेकिन फिर भी मार्क्स कम है। तो उनकी इस चीज को बेहतर बनाने के लिए, ताकि उन्हें ये पता लगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, ठीक है, उनको आता तो था, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या फिर लिखने में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा कि अक्षरों की बनावट ही बदल दी, अक्षर की बनावट बदली तो उसका उच्चारण बदल गया और वो चीज क्या हो गई? गलत हो गई। या फिर उसने गलत तरीका कहीं अपनाया जिससे उसकी प्रश्न को गलत कर दिया गया। तो इन गलतियों से अवगत कराने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? उनको उनकी परीक्षाओं से अवगत कराते हैं, उन्हें हमेशा ये दिखाते हैं कि परीक्षा में उन्होंने कैसा लिखा है। तो उनके अंदर जो ये भ्रम होता है कि सब कुछ, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोलकर आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं, सब कुछ आता है, लेकिन लिखने में गलतियां कर दी,
ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, लेकिन लिखकर बहुत अच्छा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए बच्चों को उनकी परीक्षाओं से अवगत अवश्य कराना चाहिए। मतलब उन्हें जरूर दिखाएं कि वो एग्जाम में क्या लिख कर आए हैं। फिर है, शिक्षण में किन पक्षों का विकास किया जाता है? केवल ज्ञानात्मक पक्ष, केवल भावनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष तीनों का, या केवल क्रियात्मक पक्ष का? तो हम कहेंगे कि शिक्षण में व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों विकास के पक्षों पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। शिक्षण में किन पक्षों का विकास किया जाता है? ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष तीनों का विकास जो है इसमें देखते हैं। ऑप्शन सी। शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक बार की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, या अनियमित प्रक्रिया है, या फिर असामाजिक प्रक्रिया है? तो हम कहेंगे शिक्षण क्या है, एक तरह की सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। शिक्षण में छात्रों के विकास के लिए क्या किया जाता है? उनकी योग्यताओं को नजरअंदाज किया जाता है, उनकी योग्यताओं के अनुसार विकास का प्रयास किया जाता है, या फिर केवल क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, या फिर उनके केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है? तो हम कहेंगे कि शिक्षण में छात्र के विकास के लिए उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उनका विकास किस प्रकार से होगा इस पर हम फोकस करते हैं। शिक्षण की समस्याओं में से एक क्या है? छात्रों की उपस्थिति की समस्या, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के भिन्नता की समस्या, ऑप्शन बी संसाधनों की अधिकता की समस्या, या फिर पाठ्यक्रम की कमी। तो शिक्षण की एक समस्याओं में से क्या है? एक समस्या है व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या। ठीक है, कि बच्चे जो है अपने व्यवहार के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, और हमें उनकी इस विभिन्नता को देखते हुए सिखाने का क्या करना है, प्रयास करना। मतलब एक ही कक्षा में अलग अलग व्यवहार के बच्चे उपस्थित हैं, सभी अपनी गति से सीख पाए, ऐसी शिक्षण विधि का चयन करना एक समस्या है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या। फिर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आना, या फिर दोनों ए और बी, या फिर केवल परीक्षा में अच्छे अंक लेना? ठीक है, तो दोनों ए और बी, की छात्रों को ज्ञान देना भी और ज्ञान के आधार पर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना भी। तो शिक्षण में व्यक्तित्व की भिन्नता की क्या समस्या का क्या मतलब है? सभी छात्रों का एक जैसा व्यवहार होना, या फिर छात्रों की अलग अलग क्षमताएं और जरूरत होना, शिक्षक की क्षमता में कमी, या कक्षा में कम छात्र होना? तो व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या से मतलब क्या है, छात्रों की अलग अलग क्षमताएं और जरूरतें, कि हर बच्चे की अपनी एक आवश्यकता हो सकती है, अपनी गति हो सकती है, अपना एक अलग आईक्यू या मेंटल लेवल हो सकता है सीखने का, और ये समस्या जो है हमें व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। शिक्षण में नवीन शिक्षण की विधियों का क्या मतलब है? पुरानी विधियों का उपयोग करना, नई विधियों का उपयोग करने में कठिनाई होना, या फिर छात्रों की रुचि न होना, या शिक्षकों की कमी? तो हम कहेंगे कि नई विधियों का उपयोग करने में कठिनाई, की नए नए मेथड्स होते हैं, और अगर आपने उन मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं आपको पता है कैसे उसको यूज करना है, तो इसमें क्या होगी, आपको समस्या होगी। शिक्षण की प्रक्रिया में बालक और अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करने की समस्या का क्या मतलब है? तो छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र और शिक्षक के बीच संवाद में कमी, या कक्षा में अधिक छात्र होना, या पाठ्यक्रम की अधिकता? तो हम कहेंगे कि छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद की कमी। अगर कम्युनिकेशन आपके बीच में अच्छा नहीं है छात्र के साथ, तो बच्चा आपकी सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेता है। तो एक अच्छे रिलेशन को बनाए रखने के लिए आपका अपने बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। शिक्षण में कक्षा शिक्षण में कक्षा में उपद्रवी बच्चों की समस्या से क्या मतलब है? छात्रों का अशांत रहना, छात्रों में अनुशासनहीनता का होना, छात्रों में रुचि ना होना, या शिक्षक की कमी होना? तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, वो जानबूझकर क्या करते हैं, थोड़ी सी
मस्ती करने के लिए शरारत करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुशासनहीनता। कि उन्हें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपद्रवी बच्चों की समस्या। फिर क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षण की प्रक्रिया में व्यक्तित्व की भिन्नता की समस्या का समाधान क्या है? सभी छात्रों को एक जैसा पढ़ाना, छात्रों की अलग अलग क्षमताओं को समझकर उसके अनुसार पढ़ाना, मेधावी छात्रों पर ध्यान देना या कमजोर छात्रों को अलग करना। तो हम कहेंगे कि छात्रों की अलग अलग आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार उनको पढ़ाने का प्रयास करना, इसी को हम व्यक्तिगत व्यवहार की समस्या का समाधान कहते हैं। शिक्षण में नवीन विधियों का प्रयोग से क्या लाभ है? नई विधि अगर आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है? छात्रों की रुचि बढ़ती है, छात्रों की समझ में कमी आती है, शिक्षक का काम आसान होता है या पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि नवीन विधियों से क्या है, छात्रों की समझ, छात्रों की रुचि बढ़ती है। ऑप्शन ए, कि हर रोज आप कोई नया मेथड लेकर जाते हैं तो बच्चे की जो है रुचि उसको में बढ़ती है, कुछ नया करने का, देखने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। शिक्षण में बालक और अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करने का क्या महत्व है? छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्रों की समस्याओं को समझकर उनको हल करने का प्रयास करना, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनाए रखना या कक्षा में शांति बनाए रखना। तो हम कहेंगे कि शिक्षक और अध्यापक के बीच अच्छे संबंधों का मतलब है छात्रों की समस्याओं को समझकर उनको हल करना। तो बेहतर एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है अध्यापक और छात्र के बीच में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षण के आसपास पर क्या बनाया जाता है? तनाव का माहौल, शांति और भाईचारे का माहौल या फिर असंतोष माहौल या विवाद का? तुम कहेंगे एक शांति और भाईचारे का माहौल होना चाहिए जहां पर भी कक्षा लगाई जाती है ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सके। फिर शिक्षण से क्या मिलता है? केवल ज्ञान, ज्ञान और समझ का आधार दोनों, केवल जानकारी या फिर कुछ नहीं? तो हम कहेंगे शिक्षा से आपको ज्ञान भी मिलती है और ये आपकी समझ का आधार भी बनता है। फिर शिक्षण का कार्य कैसा होना चाहिए? उद्देश्यहीन, उद्देश्यपूर्ण, असंगठित या अनियोजित? तो हम कहेंगे उद्देश्यपूर्ण। शिक्षा हमेशा कैसी होती है? उद्देश्य पर निर्धारित होती है। बिना उद्देश्य की शिक्षा कैसी है? अर्थहीन है। बच्चों में क्या जागती है? नापसंदगी करके सीखने की रुचि या फिर आलस्य या उदासीनता? तो हम कहेंगे कि करके सीखने की रुचि, अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। शिक्षण से मनुष्य के विचारों में क्या आता है? असंतुलन, संतुलन और स्थिरता, भ्रम या फिर उदासीनता? तो हम कहेंगे शिक्षा से मनुष्य के विचारों में संतुलन और स्थिरता आती है। शिक्षण से क्या मिटाया जा सकता है? ज्ञान, गरीबी और अज्ञानता, शांति या भाईचारा? तो हम कहेंगे शिक्षण से हम गरीबी और अज्ञानता दोनों को दूर कर सकते हैं। शिक्षण से आसपास क्या बनाया जा सकता है? तनाव का माहौल, शांति और भाईचारे का माहौल या असंतोष का माहौल या विवाद का? तो हम कहेंगे शांति का और भाईचारे का एक एनवायरनमेंट हम इससे बना सकते हैं। शिक्षण से क्या मिलता है? केवल अनुभव, ज्ञान और समझ का आधार बनता है या केवल जानकारी मिलती है? तो हम कहेंगे कि ये क्या बनता है? ज्ञान और समझ का हमारा